नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, फिलिस्तीन पर इजराइल अब केवल बमों, गोलियों और रॉकेटों से हमला नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो इसमें झूठ का हथियार भी शामिल हो गया है। अपने घातक हथियारों से आम फिलिस्तीनियों को अकाल मौत सुलाने वाला इजराइल अब और तबाही मचाने के लिए झूठ का सहारा लेने में भी नहीं हिचक रहा है। इजराइल ने किस तरह झूठ बोला है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल पहुंच गए। ये तस्वीरें आप देखिए जिनमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति को गले लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो बाइडेन की इजराइल दौरे की क्या वजह है, इस पर भी हम बात आगे जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और वीडियो देख लीजिए जो चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अकाउंट से ही पोस्ट हुआ है। देखिए जरा। All forms of hate fueled by violence have no place in America. Failure to call it out is complicity. My dad would say, if your silence is complicity, we can't remain silent. For in silence, wounds deepen. We have to face the good, the bad, and the truth. That's what great nations do. And we're a great nation. We must choose to be a nation of hope, unity, and optimism, or a nation of fear and division and hate. तो इस वीडियो में बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिका एक महान देश है और महान देश में नफरत से उपजी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस नफरत के खिलाफ आवाज न उठाना इस अपराध में साथ देने जैसा ही है। बाइडेन कह रहे हैं कि हमें अच्छी, बुरी और सही सभी बातों का सामना करना चाहिए। महान देश ऐसा ही किया करते हैं। दोस्तों, यह अभी एक क्लियर नहीं है कि बाइडेन ने यह भाषण किस संदर्भ में यानी किस रेफरेंस में दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बीच ही उन्होंने यह भाषण दिया है। हालांकि बाइडेन ने कहीं भी ना इजराइल का नाम लिया है और न ही फिलिस्तीन का नाम लिया है। वैसे तो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही अमेरिका ने कह दिया था कि वो इजराइल के साथ है, और आज इस साथ को पुख्ता करने के लिए जो बाइडेन इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इजराइल को वो अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि बाइडेन निर्धारित वक्त से 1 घंटे की देरी से इजराइल पहुंचे, क्योंकि उनका विमान जो है वो काफी लंबा सफर करके इजराइल तक पहुंचा है। दरअसल अमेरिका कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और रॉकेट की रेंज से एयरफोर्स 1 यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान को बचाया जा सके, इसलिए विमान को लंबे रास्ते से इजराइल लाया गया। अपनी जान की सुरक्षा करने का हक सभी को है दोस्तों। जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति को है, वैसा ही हक जो है वो फिलिस्तीन के आम नागरिकों का भी होना चाहिए। उन मरीजों और घायलों को भी अपनी जान की सुरक्षा का यह हक मिलना चाहिए था जो कल अल अहली अस्पताल में रॉकेट के हमले का शिकार हो गए। आपको बता दूं कि इजराइल और हमास के बीच बीते 12 दिनों से जंग चल रही है। इस बीच मंगलवार की रात को गजा के अस्पताल पर अब बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में करीब 500 लोग मारे गए हैं। यह दावा हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है, लेकिन इजरायली सेना ने इसकी जिम्मेदारी हमास पर ही डाल दी है। सेना ने कहा है कि हमारे पास कई सोर्स से आई खुफिया जानकारी से पता चला है कि गजा अस्पताल पर हमला करने के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमले के समय इजराइल का गजा के अस्पताल के पास कोई हवाई अभियान नहीं चल रहा था और हमले के लिए जिन रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया था वे उनके उपकरणों से मैच नहीं करते हैं। लेकिन यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन के राजदूत ने इजराइल पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। आइए जरा सुनते हैं क्या कहा है फिलिस्तीन के राजदूत ने। He is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. We have a copy of that tweet, and Talal can share with you that tweet. Now they change the story to try to blame the Palestinians. It is a lie, and the Israeli spokesperson of the army, about a week ago, made a statement in which he said
evacuate the hospitals. The hospitals are target, and in fact, they hit one hospital a week ago. So their intentions is evacuate or hospitals will be hit, and they are responsible for that crime, and they cannot fabricate stories to deal with it. I'll ask you in English for the benefit of all of us. Okay. Now, Abu Mazen has cancelled his participation in the summit in Jordan and returned back to Ramallah. तो दोस्तों, इस वीडियो में यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने कहा है कि इजरायली प्रवक्ता ने ट्वीट किया था कि इजरायली वायुसेना ने यह हमला किया क्योंकि उन्हें लगा था कि इस अस्पताल के पास हमास का अड्डा है। अब इस ट्वीट को इजराइल ने डिलीट कर दिया है, लेकिन हमारे पास इसकी कॉपी है। अब वो सारी कहानी बदल रहे हैं और हम पर, फिलिस्तीनियों पर इसका आरोप लगा रहे हैं। रियाद मंसूर ने बताया है कि इजरायली सेना ने एक हफ्ते पहले ही अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी थी। पिछले हफ्ते उन्होंने एक अस्पताल को निशाना भी बनाया था। अब वो झूठ बोल रहे हैं और कहानी गढ़ रहे हैं। इजराइल ये मान नहीं रहा है कि अस्पताल पर हमला उसने किया है। वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए दिखा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ट्वीट डिलीट करने का खेल भी खेल रहा है, जैसे अभी रियाद मंसूर का आरोप आपने सुना। अभी सोशल मीडिया पर एक और ट्वीट चल रहा है दोस्तों, जो नेतन्याहू ने किया था, लेकिन इसे डिलीट कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे पहले ही सुरक्षित कर लिया था। और इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा था नेतन्याहू ने, जरा उसको देख लेते हैं। इस ट्वीट में नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल के बच्चे प्रकाश की संतानें हैं, जबकि फिलिस्तीनी बच्चे अंधकार यानी शैतान की संतानें हैं। आप खुद सोचिए, क्या बच्चों में इस तरह का भेदभाव करना सही है? अपने एक और ट्वीट में नेतन्याहू ने कहा है कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि ये गजा में बर्बर आतंकवादी थे जिन्होंने गजा में अस्पताल पर हमला किया था, न कि आईडीएफ ने। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से जान ले ली, वे अपने बच्चों की भी जान लेते हैं। इजराइल के दावे अपनी जगह पर सही हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन पूरी दुनिया में इस हमले की निंदा हो रही है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अल अहली अस्पताल पर हुए हमले को भयावह युद्ध नरसंहार बताया है। उन्होंने कहा, इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं। वही यूनाइटेड नेशंस महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा है कि यह भयानक हमला है। एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैं पीड़ितों के परिवार के साथ हूं। अस्पताल और चिकित्सा कर्मी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित हैं। अमेरिका ने भी इस हमले को गलत बताया है, लेकिन साथ ही इसके लिए इजराइल को पहले ही क्लीन चिट देने की कोशिश में अमेरिका दिखाई दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, जो कुछ मैंने देखा उस आधार पर लगता है कि आपने नहीं, जी हां, बल्कि यह काम किसी अन्य टीम द्वारा किया गया है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हमें बहुत सारी चीजों को काबू करना है। इससे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी कहा था कि अमेरिका इजराइल के इस बयान को समझता है कि गजा शहर में एक अस्पताल पर हुए हमले में उनका हाथ नहीं है। जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को इस हादसे के बारे में साफ साफ जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया है। यानी अब अमेरिका बताएगा कि अस्पताल पर हमला करने का अपराधी कौन है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने भी कहा है कि हम सहयोगी के साथ यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे हुआ, ताकि गजा में निर्दोष लोगों को सुरक्षा मिल सके। वैसे इजराइल दौरे पर पहुंचे जो बाइडेन पहले फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से भी मिलने वाले थे, लेकिन अब जॉर्डन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मंसूर अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ होने वाली समिट रद्द कर दी है। कुल मिलाकर 12 दिनों की जंग अब और ज्यादा घातक होती हुई दिख रही है, क्योंकि वार्ता की वजह अब और ज्यादा बदला लेने की प्रवृत्ति नजर आ रही है और वही हावी हो रही है। अस्पताल पर हुए हमले के बाद अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास के बाहर लोग जमा हुए और आगजनी भी की। एक और ग्रुप फ्रांस में दूतावास के बाहर जमा हुआ और ऐसी खबर है कि यहां भी पत्थरबाजी की गई। सैकड़ों लोग लीबिया की राजधानी त्रिपोली और अन्य शहरों में फिलिस्तीनी झंडे के साथ नजर आए और गजा के लोगों के समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में भी प्रदर्शनकारी ब्रिटिश और फ्रेंच दूतावास के बाहर जमा हुए। तुर्की और जॉर्डन में भी प्रदर्शन हुए हैं।
इस बीच डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहेनॉम गेब्रियेसस ने अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि डब्ल्यूएचओ अल अहली अरब अस्पताल पर हुए हमले की निंदा करता है। शुरुआती जानकारियां सैकड़ों लोगों के घायल होने और मरने की तरफ इशारा करते हैं। हम तत्काल आम नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसकी मांग करते हैं। इस बीच एमएसएफ इंटरनेशनल के अध्यक्ष डॉक्टर क्रिस्टोस क्रिस्टोव ने एक अपील करके गजा के बुरे हालात बताए हैं और कहा है कि गजा में इंसानियत को फिर से खड़ा करना होगा। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहते हैं क्रिस्टोस। Right now in Gaza, the situation is catastrophic. The hospitals and clinics that have not been evacuated are overwhelmed. They are barely functioning. There's no electricity, no medical supplies. Patients risk their lives either by moving or by staying behind, in both cases perhaps to die without treatment. People are trapped, unable to escape. They have absolutely nowhere safe to go. They are deprived of essential needs: water, food, protected shelter, medicines. This is unimaginable. This is inhumane. Basic humanity needs to be restored in Gaza. डॉक्टर क्रिस्टोस बता रहे हैं दोस्तों कि गजा के लोग बिना पानी, खाने और दवाओं के तड़प रहे हैं। बिना पानी और बिजली सप्लाई के अस्पताल काम नहीं कर पा रहे हैं। मरीज विस्थापित हो रहे हैं या वहीं फंसे हैं। दोनों ही सूरत में उनकी जान जा सकती है। तो डॉक्टर क्रिस्टोस ने गजा की कड़वी सच्चाई को बयां किया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी जो हालात बन गए हैं वो आसानी से ठीक हो पाएंगे। खासकर कल जिस तरह का हमला अस्पताल पर हुआ, उससे चिंता और बढ़ गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गजा के अस्पताल पर हुए हमले की निंदा करते हुए आज एक ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गजा में अल अहली अस्पताल में बड़ी संख्या में मारे गए लोगों की खबर से गहरा सदमा लगा है। पीड़ितों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की हम प्रार्थना करते हैं। मौजूदा संघर्ष में नागरिकों के हताहत होने की घटना बहुत गंभीर और लगातार चिंता की बात है। जो इस घटना में शामिल हैं, उन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जी हां, जिम्मेदारी तय होने की बात तो सही है, लेकिन यह तो तभी हो पाएगी जब यह तय हो जाएगा कि कौन किस तरफ खड़ा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया को फिर से दो खेमों में बांटने की राजनीति शुरू हो गई है। इसीलिए किसी का भी साथ देने से पहले सारे पहलुओं को समझना होगा। वैसे भारत के लोग मोदी जी से पूछ रहे हैं कि साहब, आप इजराइल पर तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर कब बोलेंगे? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।